डीजल बस खरीदेगा उसमें 30% सब्सिडी दी जाएगी और उसको 50,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से मिलेगा। उसको सिर्फ दो काम करने होंगे। एक, पर डे के हिसाब से पास बनेगा, जो 5 रुपये पर डे के हिसाब से कॉलेज पास होगा स्टूडेंट्स का, उसमें सिर्फ 5 रुपये लगेंगे। महिलाओं का आधा 50% लगेगा। और उसके अलावा जो कमाई होगी, कमाई का जो होगी, जो सवारियां जाएगी वो उसके होंगे। बीच का बीजीएफ जो है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, वो सरकार देगी। मेरे ख्याल उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हमने अब करने जा रहे हैं। तो इस बार बसों की कोई कमी किसी क्षेत्र में नहीं रहेगी और निश्चित रूप से इसका फायदा युवाओं को भी होगा और इलेक्ट्रिकल को भी होगा। आज ही मैंने एचआरटीसी के सेक्रेटरी और एमडी से कहा है कि जो ऑफिसर्स की फ्लीट की स्ट्रेंथ है, जो उनके पास 56 गाड़ियां हैं, उसमें से उनको उसकी स्ट्रेंथ को 30 कर दिया जाए और सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो अभी जो फॉर्मेलिटीज होगी उसको आगे बढ़ा जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल में भी पर चार्जिंग में हमें तकरीबन 380 किलोमीटर पर चार्ज के हिसाब से गाड़ी आ रही है, 300 किलोमीटर पर चार्ज के हिसाब से गाड़ी आ रही है। मैं जो अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चल रहा हूँ, ये 3 साल से मैं इसी में चल रहा हूँ, इसकी बहुत अच्छी एवरेज है। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी है एचआरटीसी वाले, उनको हमने कहा कि इसकी स्ट्रेंथ भी कम करनी है और इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। और मैंने सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिया कि इस बारे में जल्दी ही सोच कर आगे बढ़े। सर एक चीज कही थी आपने कि ड्राइवर कंडक्टर्स की जरूरत है, अधिकारियों की नहीं, अधिकारियों की फौज कम होगी। नहीं, निश्चित रूप से आईएएस के हम आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं। आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज़्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें, जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे हैं कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफ़ी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास, बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ और जब रिलीव होना होता है तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। हमारा 130 भी अभी ज़्यादा है, पर लेकिन कुछ आईएएस ऑफिसर्स की रिजाइनमेंट थी तो मैंने 130 किए। पर मैं तो चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी कम से कम 100 और 110 के बीच में होने चाहिए। एक अधिकारी पर हम अगर ये हम सारे करेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को हम सेवा कर सकते हैं। एचआरटीसी में भी कम करेंगे तो ड्राइवर कंडक्टर नहीं, एचआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टर की जरूरत है। अगर इनकी फ्लीट कम होगी तो वो खुद ही अपने आप रैशनलाइजेशन हो जाएगी, जिसमें कितनी जगह कितनी बसों पर आरएम रखना। अभी हमने क्या किया कि आरएम रीजन वाइज रख दिया। हमें रीजन वाइज नहीं रखना है, हमें तो ये करना है कि इतनी बसेज आपकी जिम्मे है, इसमें आरएम रखना है। ये मैंने कहा है। मैं तो पर थोड़ी बहुत अड़चने राजनीतिक भी होती है, हम उसको दूर करने इलेक्ट्रिक बसेस की जो अभी तक दूर करने की कोशिश करेंगे। एचआरटीसी की जो रिपोर्ट आपको आई होगी, जैसे माइलेज में कैसा परफॉर्म करनी है जो नई बसें आई। देखो, इलेक्ट्रिकल बसेज में हमने जब ये बसेज का टेंडर किया, एक तो इनकी मेंटेनेंस 12 साल है, ठीक है। मेंटेनेंस का हमने पैसा इनको दे दिया है। इनकी अपनी वर्कशॉप है, अपने आदमी रखेंगे, और अगर ख़राब होगी तो इनमें हमने पेनल्टी का भी क्लॉज रखा है। तो अभी जो मेरे को एचआरटीसी के अधिकारियों ने आज जानकारी दी, बहुत अच्छी माइलेज आ रही है, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है। और हमारे यहाँ चंडीगढ़ के रूट जो पर किलोमीटर के हिसाब से थोड़े कई बार नुकसान हो जाता था, वो हमारे एवरेज में ठीक आ जाएंगे। और निश्चित रूप से एचआरटीसी का जो पर किलोमीटर एवरेज माइलेज एवरेज थी, वो कभी 70 थी, कभी 75 थी। वो इसलिए नहीं थी, कभी डीजल का रेट बढ़ जाता है, कभी हमारे O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसका कहीं से तो पैसा निकालना है ना। तो पर किलोमीटर के साथ सवारी पर भी पड़ता था, सरकार पर भी पड़ता था। तो जब इसको निश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था के अनुरूप ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एचआरटीसी हमारी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एचआरटीसी को हम सस्टेन करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है, 5 साल में एचआरटीसी प्रॉफिट भी कमाने लगेगा और सरकार को पैसे भी देने लगेगा। हम इस दृष्टिकोण से सरकार कार्य कर रहे हैं। सर, आपने हाइड्रोजन बसेस की भी बात की, उसके लिए सरकार की योजना क्या है? हाइड्रोजन बसेस के लिए हमने बताया 200 हाइड्रोजन बसेस की पहले ही जवाब दे चुके हैं। सर मंडी जा रहे हैं, कल आप मंडी जा रहे हैं? हाँ, कल मैडम प्रियंका जी का प्रोग्राम मंडी का है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि
मैं सिर्फ बच्चों से ही बात करना चाहती हूँ, कोई राजनीतिक रैली नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए कोई जनसभा कोई नहीं करना चाहती हूँ। जनसभा के लिए वो सितंबर में जब हमारा कार्यक्रम सोलन में होगा उसमें आएंगे। अभी तो वो उन्होंने सिर्फ अपने यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे। अभी तो सिर्फ वो बच्चों के साथ स्कूल की इंटरेक्शन करना चाहती है, क्योंकि प्रियंका जी जब आपदा आई थी, आपदा के समय व्यक्तिगत तौर से वहां गई थी और उन्होंने कहा था कि इस स्कूल को मैं बनाऊंगी। आज वो स्कूल बन के तैयार हो गया, तो कल वो उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वापिस शिमला आ जाएंगे। सर सर मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है। पॉलिटिकल सवाल सर, जयराम जी ने कह रहे हैं जो आपने घोषणाएं की बड़सर में वो जमीनी स्तर पर नहीं है, और जो कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट सबका अधिकार है। हम भी छात्र जीवन में रहे हैं, प्रोटेस्ट करते, लेकिन क्लास 4th के पे एरियर स्टार्ट कर दिया हमने। क्या किया? पे एरियर स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, जो 1/1/16 के बाद से हमने 35% क्लास 3 का एरियर देने की बात की है। और क्लास 1 और क्लास 2 को वैसे तो जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने उनको 15% देने की बात कही है। एक बात मैं जयराम जी से कहना चाहता हूँ, अपने कर्जे हमारे पर छोड़ के गए, कोई बात नहीं। 10,000 करोड़ की आप लायबिलिटी छोड़कर हम पर गए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या प्रदेश के हक की आवाज़ कब उठाओगे आप? 1952 से हमें आरडीजी मिल रही थी 8,000 करोड़ रुपए। कितना मिल रही थी? 8 से 10,000 करोड़ रुपए। और वो ग्रांट होती थी। ग्रांट का मतलब होता था कि हम उस आरडीजी से एचआरटीसी को ग्रांट दे दी, एजुकेशन में कोई नई बिल्डिंग्स बना दी, कहीं और ग्रांट्स दे दी। तो इस ग्रांट के माध्यम से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम चलता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स बनाने में हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ और कंबाइंड ऑफिस बनाने हैं, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंगें बनाने, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिसमें पे आती है, पेंशन आती है, जो हमने कर्ज लिया होता वो आता है, और जो उसका ब्याज होता है वो आता है। तो 8,000 करोड़ रुपया जो हमें मिलते थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को पूरा करने के लिए मिलते थे। आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए संविधान द्वारा आर्टिकल 275(1) के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। आरडीजी की विधानसभा में बात की गई, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, आरडीजी बंद हो गई। फिर भी प्रदेश सेल्फ रिलायंट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जिस आरडीजी के दम पर हम हमेशा खड़े रहते थे, वो आरडीजी बंद होने के बाद किसी की पे नहीं रोकी जा रही, किसी की पेंशन नहीं रोकी जा रही, और विकास भी नहीं रोका जा रहा है। यही आत्मनिर्भर हिमाचल की निशानी है। थैंक यू। सर प्रियंका जी का